क्या कोई भी गांठ है उसको ट्यूमर बुलाया जा सकता है? हर गांठ कैंसर नहीं है। तो पहली तो राहत की बात यह है कि ट्यूमर का नाम सुन के डरना नहीं। अगर किसी इंसान को ट्यूमर है तो उसे एक ही लक्षण होगा सिर दर्द का या कुछ और भी लक्षण आ सकते हैं? ऐसा नहीं कह सकते। फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन कॉज इज हेडेक। पर कोई भी सिर दर्द जो कि 1 से 2 हफ्ते कंटिन्यूअस डेली हो रहा है उसको आपको सीरियसली लेना है। कभी कभार के सिर दर्द के लिए कभी कभार पेन किलर लेने में कोई दिक्कत नहीं? हाँ, अगर हेडेक हो रहा है तो कभी कभार आप एक पैरासीटामोल या कोई भी एक शरीर में किसी तरह की डेफिशिएंसी हो, कोई विटामिन डेफिशिएंसी हो या कोई और समस्या हो, उससे भी ब्रेन पर असर पड़ सकता है। B12 की डेफिशिएंसी से तो बहुत सारी ब्रेन की, स्पाइनल कॉर्ड, लोग आते बोलते हैं सर हमारे हाथ पैर में झंझनाहट होती है, सुनपना होता है, तो माइट बी द विटामिन डेफिशिएंसी कैन कॉज दिस। क्या हिस्सों के हिसाब से भी क्लासिफाई किया जा सकता है कि किधर दर्द है तो वो कौन सा वाला दर्द है? माइग्रेन्स फीमेल्स में ज्यादा दिखती है, जिनको क्रोनिकली साइनोसाइटिस और नजले की दिक्कत रहती है तो उनको फ्रंटल साइनस, ये फ्रंटल हेडेक काफी रहता है। भारत में मेल्स का ये एक्सक्यूज होता है कि बहुत टेंशन है, थोड़ी सी ले लेंगे तो सिर दर्द ठीक हो जाएगा। ये अल्कोहल वाली चीज है, टेंशन रिलीविंग है, एक छुपने का बहाना है। ब्रेन फ्रेंडली हैबिट्स कुछ होती है क्या? बेस्ट मेडिसिन फॉर ब्रेन इज स्लीप। वैसे तो जिंदगी रोजाना का सिर दर्द है जिससे हम और आप रोजाना जूझते हैं। अब उसको हम पॉजिटिवली लेते हैं, नेगेटिवली लेते हैं, ये अलग सोच है। लेकिन आज हम मेडिकल सिर दर्द की बात करेंगे। एक सिर दर्द को कोई व्यक्ति आम तरीके से समझ सकता है, उसका सामने वाला उसको कहता है अरे सिर दर्द की गोली खा लो ठीक हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कुछ देर इग्नोर कर लो ठीक हो जाएगा। भारत में तो चाय पीने से भी सिर दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन सिर दर्द को सीरियसली कब लिया जाता है, कब जाकर उसका कनेक्शन ब्रेन की किसी गंभीर बीमारी से भी हो सकता है? आप अपने सिर दर्द को कैसे पहचान सकते हैं और कब आपको असल में किसी न्यूरोलॉजिस्ट की, न्यूरोसर्जन की यानी दिमाग के डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है? आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राहुल कुमार हैं जो कि न्यूरोसर्जरी के एक्सपर्ट हैं और मेट्रो हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। लंबे समय से मेट्रो हॉस्पिटल से जुड़े हुए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसे मैंने कहा हम बात तो सिर दर्द की कर रहे हैं जी, और हर इंसान के पास उस सिर दर्द को टैकल करने का अपना एक फॉर्मूला है जी। तो सबसे पहले ये जो हर किसी के पास अपने अपने नुस्खे हैं कि या तो एक सिर दर्द की गोली खा लो या कुछ मत करो या एक पट्टी बांध के बैठ जाओ या तेल लगा लो या भूल जाओ। कभी कभार के सिर दर्द को इस तरह से डील करने में कोई दिक्कत है या नहीं? नहीं मैडम, दैट इज लाइक जो यूजुअली जो भी आपने एक एग्जांपल्स दिए हैं कि कभी कभार का सिर दर्द है, गोली ले लीजिए या पट्टी बांध लीजिए या अपनी चाय पी लीजिए, ये जो भी आप बातें कर रहे हैं वो सब यूजुअली क्या है कि हेडेक जो हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सिर दर्द है, वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। किसी का कॉज कुछ है, किसी का कॉज कुछ है। मोस्ट ऑफ द हेडेक है जो एक सिम्टम है, सिम्टम लाइक कि भाई उसका कारण क्या है। कुछ लोगों को हेडेक टेंशन की वजह से होता है, कुछ लोगों को एंजाइटी की वजह से होता है, कुछ लोगों को हम एक है माइग्रेन की वजह से होता है, कुछ लोगों को बहुत अलग अलग चीज़ें। तो हेडेक तो एक सिम्टम है, वो किसकी वजह से, मूल कारण क्या है उसका, वो इम्पोर्टेंट है। यूजुअली किसी को भी, मेरे को आपको थोड़ा बहुत काम का स्ट्रेस हुआ तो दैट वी यूज टू कॉल इट एज टेंशन हेडेक, स्ट्रेस हेडेक। बहुत सारे लोग हैं, जैसे मोस्टली फीमेल्स में हमने देखा है कि वो लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरे आधा सिर दुखता है, या किसी भी यूजुअली हम कहें कि कंटिन्यूअसली कुछ दिनों तक दुखता रहता है, तो उसको हम कहते हैं माइग्रेन। तो ये हेडेक्स के अलग अलग प्रकार है, पर यूजुअली मैं कहूँ हर सिर दर्द से आपको डरना चाहिए तो ऐसा नहीं है। आपको, मेरे को भी हेडेक हो जाता है, कभी कभार हो जाता है, तो कभी कभार होने वाले सिर दर्द से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। कभी कभार को अगर हम लोगों को थोड़ा समझा सकें कि महीने में एक बार हो रहा है तो कभी कभार माने, हफ्ते में एक बार हो रहा है तो भी कभी कभार माने। मेडिकल लैंग्वेज में मैडम हम ये कहते हैं कि देयर इज ए टर्मिनोलॉजी कॉल्ड कंटिन्यूअस हेडेक। कंटिन्यूअस हेडेक मीन्स 1 से 2 हफ्ते आपको डेली 1 से 2 हफ्ते का दर्द, सिर दर्द विद एसोसिएटेड बहुत सारे सिम्टम्स हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। पर कोई भी सिर दर्द जो कि 1 से 2 हफ्ते कंटिन्यूअस डेली हो रहा है उसको आपको सीरियसली लेना है। मैं कहूँ कि मुझे 7 दिन से कंटिन्यूअस सिर दर्द है, रहता है, फिर हम अगला स्टेप पूछते हैं कि भाई पूरे सिर में होता है कि आधे सिर में होता है। अलग अलग टाइप्स है। कुछ लोगों को हम पूछते हैं कि भाई सिर दर्द के साथ उल्टियाँ या उबकाई आना, नोजिया, नोजिएटिंग, वॉमिटिंग, ये सब चीजें हैं। ये चीजें होती है क्या, या किसी पर्टिकुलर टाइम पे होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सुबह सुबह मॉर्निंग हेडेक्स,
जैसे बोलते हैं कि मैं सब उठता हूँ, मुझे कंटिन्यूस 7 से 10 दिन या 15 दिन से सुबह उठते ही सिर दर्द है, दैट इज द साइन कि भाई रेड फ्लैग साइन है कि भाई हाँ अब आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। मैं कहूँ मुझे महीने 15-20 दिन, 1 महीने 2 महीने में कभी सुबह मैं उठा, कुछ भी चीज़ फैक्टर हो गया, या मेरी नींद पूरी नहीं हुई, या मैं स्ट्रेस में हूँ, काम के प्रेशर में हूँ, ऐसे सिर दर्द के बारे में ज़्यादा बॉदर नहीं करने की ज़रूरत है। नहीं पर करना कोई चाहिए। भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम सबको कहते हैं कि कोई भी हेडेक जो कि 7 से 10 दिन, इन इंग्लिश वी यूज टू से एनी हेडेक विच इज मोर परसिस्टेंट सिंस फ्रॉम 1 वीक टू 2 वीक्स कंटिन्यूअसली, तो यू नीड टू बी सीरियस, कॉशियस, एंड अपने डॉक्टर से मिलिए। ओके। कभी कभार के सिर दर्द के लिए कभी कभार पेन किलर लेने में कोई दिक्कत नहीं है? हाँ मैडम, पेन का मैं फिर सब लोगों को बोलता हूँ कि अगर किसी को हेडेक हो रहा है तो पेन का परसेप्शन क्या है कि पेन लाइक कि बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं पेन को बढ़ाने का, या पेन को ऐसे चेक करते हैं कि मैं कितना सहन कर सकता हूँ। अगर कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि नहीं एक गोली से कुछ हो जाने वाला है, या एक पैरासीटामोल की गोली से। कभी कभी मुझे भी बहुत ज़्यादा हिंदी लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज में हम वैसे कि हेडेक हो गया, हरारत हो गई, थकान हो गई, और अगर हेडेक हो रहा है तो कभी कभार आप एक पैरासीटामोल या कोई भी एक पेन किलर नहीं कहूँगा मैं उसको, कि भाई हाँ कोई भी एक टैबलेट लेंगे और उससे आपका पेन रिलीफ हो जाता है, तो यू कैन टेक एंड यू शुड टेक, एंड देयर इज नो हार्म इन दैट। कोई दिक्कत नहीं। बिकॉज पेन को आपको बढ़ने नहीं देना कंटिन्यूअसली। कुछ लोगों को क्या है 1 या 2 दिन उसको टेस्ट करेंगे कि मेरी बॉडी उसको, माइग्रेन का जैसे मैं बताऊं कि वो कहेंगे कि नहीं मैं पहले चाय पीऊंगा या पीऊंगी, फिर कि नहीं आज शाम तक ठीक नहीं हुआ, अब मैं सिर पे पट्टी बांधूंगी, फिर वो कहेंगे कि नहीं मैं अब कुछ और करूंगी, फिर 1 या 2 दिन, और फिर आप वो टैबलेट लो तो उसका असर कम होगा, या कहें कि अब वो पेन काफ़ी बढ़ गया है, देन फिर वो ग्रेजुअली उसको ठीक होने में भी 1-2 दिन लगेंगे। तो माइग्रेन्स यूजुअली ऑरा के साथ एसोसिएट रहते हैं, 2-3 दिन तक चलते हैं, फिर पीक आता है, फिर डाउन होते हैं। तो इसलिए अगर आपको कभी कभार कोई सिर दर्द हो रहा है तो आप और हम एक टैबलेट लेने में कोई हर्ज नहीं। जैसे अभी हम ये देख पा रहे हैं कि सिर के अलग अलग हिस्से भी हैं, तो क्या हिस्सों के हिसाब से भी क्लासिफाई किया जा सकता है कि किधर दर्द है तो वो कौन सा वाला दर्द है? जी मैम, यूजुअली 3-4 चीज़ें, मैं 3-4 चीज़ें बताऊंगा टर्मिनोलॉजी। हम बोलते हैं कि टेंशन हेडेक, टेंशन हेडेक होता है तो उसकी टर्मिनोलॉजी है कि भाई दैट इज पूरा सिर इन्वॉल्व होता है, पूरा सिर ऐसे लगता है। यूजुअली लोकल लैंग्वेज या एक पेशेंट की लैंग्वेज में बोलते हैं कि जी मुझे ना पूरे दिन सर में तनाव और खिंचाव रहता है। दूसरा एक है कि हाफ हेडेक, हाफ इज लाइक हेमिक्रेनियल मीन्स आधे में, वेदर इट इज लेफ्ट और राइट, किधर भी हो सकता है लेफ्ट और राइट। तो उसमें यूजुअली सच टाइप ऑफ पेन अकर इन माइग्रेन। यूजुअली माइग्रेन की प्रॉब्लम फीमेल्स में और ज्यादा देखी गई है, ऐसा नहीं है कि फीमेल्स में बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं कि सम फीमेल्स आर हैविंग ए मोर, माइग्रेन्स में देखा गया है कि हार्मोनल फैक्टर्स एक प्ले करते हैं। मेन तो ज़्यादातर हार्मोनल फैक्टर्स हैं, और कहें कि उनका जो मंथली साइकिल है उसकी वजह से भी, तो बहुत सारे फैक्टर रहते हैं। फिर थोड़ा एक सोशो इकोनॉमिक चीज़ें भी रहती हैं, फैमिली इश्यूज भी रहते हैं, टेंशन भी रहता है, ये सब चीज़ें तो ऐसा देखा गया, ऐसा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ साइंटिफिकली, कोई जज नहीं करना है, पर द थिंग इज कि माइग्रेन्स फीमेल्स में ज्यादा दिखा। लेकिन आपकी ओपीडी प्रैक्टिस में भी आप ऐसा देखते हो? यही है। दूसरा देन थर्ड थिंग इज फ्रंटल हेडेक। लाइक फ्रंटल हेडेक बोलते हैं कि सामने वाले सिर के मेरा ये वाला भारी रहता है। यूजुअली ये देखा गया है कि जिन लोगों को साइनोसाइटिस, हिंदी में उसको नजला बोलते हैं, कि जिनको क्रोनिकली साइनोसाइटिस और नजले की दिक्कत रहती है तो उनको फ्रंटल साइनस, ये फ्रंटल हेडेक काफी रहता है। कुछ लोगों को जैसे छोटे बच्चे हैं या जिन लोगों को मैं पेरेंट्स हमको देख रहे हैं, यूजुअली मैं अपना ही एग्जांपल दूंगा कि जो भी स्कूल में जाते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे, दे यूज टू से कि भाई मुझे सिर में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है, और कंटिन्यूसली अगर कोई बच्चा बोल रहा है तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि द फ्रंटल हेडेक जो रहता है बच्चों में हो रहा है स्कूल गोइंग में, मीन्स देयर विजन जो आंखों की है, जो हाँ मोस्ट ऑफ द आप बच्चों से पूछेंगे या पेरेंट्स से पूछेंगे, स्कूल में ये कंप्लेन करते हैं कि मुझे ब्लैक बोर्ड पे नहीं दिख रहा है, मेरे कंटिन्यूस हेडेक रह रहा है आजकल। फिर हम एक उसको टैबलेट दे देते, बोलते थकान हो गई है, ये चीज़ें। तो यूजुअली मेरे पास कोई भी बच्चा मेरी ओपीडी में हेडेक के साथ आता है तो मैं सबसे पहले उसको अपने पास खड़ा के दूर का एटलीस्ट 6 to 7 फीट से पूछता हूँ कि वो क्या लिखा हुआ है। देन वो पेरेंट्स रहते हैं देन से कि मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं उनको कहता हूँ मेरी ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाइए। तो जैसे आपने कहा कि अगर बच्चों में सिर दर्द है तो उसमें विजन इन्वॉल्व हो सकती है। विजन मतलब मैं जस्ट एक हम
बहुत अभी मैं बहुत एक जो डे टू डे प्रैक्टिस वाली बात कर रहा हूँ, साइंटिफिकली बहुत ज्यादा बातें नहीं, पर बच्चों में ये कहें कि बच्चों में माइग्रेन बहुत कम होता है, बच्चों में टेंशन हेडेक बहुत कम रहता है। तो जो भी बच्चा आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि यूजुअली देन फिर, पर मोस्ट कॉमन स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, स्कूल गोइंग एज है, अगर वो अपने पेरेंट्स से कह रहे हैं कि मुझे कंटिन्यूसली हेडेक रहता है, देन दे नीड टू वरी अबाउट देयर vision means they have to go to ophthalmologist and please check if that is okay, then they can come to us. ओके, मोटे तौर पर आपने अच्छे से डिफाइन किया कि एक टेंशन हेडेक हो सकता है जो ऑफ एंड ऑन सिचुएशनल जी, हाँ, किसी वजह फोर्थ वन टेंशन, वही वाला टेंशन इज लाइक कि कंटिन्यूअसली एक टर्मिनोलॉजी रहती है, ब्रेन फॉग रहता है। भैया अब एक बहुत एक फैंसी टर्म आ गया, पर वो पुराने टाइम पे उसको ऐसे ही बोलते थे कि भाई मेरी तो कंटिन्यूस सिर में भारीपन रहता है, आई एम अंडर कंटिन्यूस स्ट्रेस, चाहे वो वर्क का हो या पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, कोई भी है, तो वो पूरे दिन कहते हैं कि मेरे को सर जकड़ा लेता है, तो वी यूज्ड टू कॉल इट एज टेंशन हेडेक। अच्छा, तो दीज ऑल आर द एंजाइटी एंड स्ट्रेस लिटरली। स्ट्रेस से दूर चले जाएं। हाँ बस आजकल तो वो संभव नहीं है, एवरीबडी हैज टू वर्क, दैट इज एसोसिएटेड विद दैट, पर यही है कि हाँ कोशिश करें, अगर आपको कंटिन्यूअस वो रह रहा है तो देन यू नीड टू चेंज योर लाइफस्टाइल, और जो भी उसका कॉजेटिंग फैक्टर है प्लीज करेक्ट दैट। ये तो हुए डॉक्टर साहब रूटीन में मामले हो गए कि अगर पूरा सर सिचुएशनल इन्वॉल्व है तो ऐसे हो गया। एक और चीज है अल्कोहल। हाँ, क्या उसका भी सिरदर्द से कनेक्शन है? नहीं, अल्कोहल तो इज लाइक कि अल्कोहल आई वुड से, मेरे पास लोग पूछते हैं कि सर हम एसिड अब ठीक हो गए हैं, जैसे कोई भी है, तो क्या हम अब ले सकते हैं? तो मैं उनको यही है एक लोकल लैंग्वेज में ये कहता हूँ कि भाई कोई भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब नहीं करेगा कि आप हाँ 30 ml ले लीजिए, 60 ml ले लीजिए। तो यस, अल्कोहल, स्मोकिंग, ऑल दीज आर, ये लो, ऑल दीज थिंग आर हैविंग अ वेरी वेरी बैड इफेक्ट ओवर द ब्रेन हेडेक। फिर जो पोस्ट अल्कोहल जो कहते हैं हम, जो नेक्स्ट डे हेडेक होता है, जो बिंज ड्रिंकिंग उसकी वजह से दे आर वेरी वेरी सीवियर हेडेक दे आर। आमतौर पर भारत में मेल्स का ये एक्सक्यूज होता है कि बहुत टेंशन है, थोड़ी सी ले लेंगे तो सिरदर्द ठीक हो जाएगा। जी आप कैसे देखते हैं इस बात को? नहीं मैम, रहता है। मैं आपको उसको एक पर्सनल एग्जांपल दूंगा, मैं खुद के बारे में बताऊं नहीं है यूजुअली, बहुत सारे अभी हम एक फ्रेंड सर्कल था, हम वहाँ सब मिल रहे थे, तो मोस्ट ऑफ द लोग आजकल एक सोशल ड्रिंकिंग के नाम पे, जो आप थोड़ी सी वाली बात करें, यूज टू, ठीक है, एक सोशल ड्रिंकिंग एक्सेप्टेबल है, पर जैसे ही मैं जाता हूँ तो कहीं पे भी किसी ग्रुप में है तो सब लोग सोशल ड्रिंकिंग करते हैं, मैं जस्ट शायद एक थोड़ा सा कोई भी एक जूस या कोल्ड ड्रिंक कर लेता हूँ, देन ये दे यूज टू से कि सर आप नहीं है, मैंने कहा नहीं मैं नहीं, यू डोंट ड्रिंक एंड स्मोक। तो कहते सर कैसे काम चलता है, इतना काम का प्रेशर रहता है और ये सब चीज़ें, तो मैं उनको यही कहता हूँ नहीं मेरा काम चल जाता है। ये अल्कोहल वाली चीज़ है, टेंशन रिलीविंग है, ये एक बस एक मेरी इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, एक वो है कि छुपने का बहाना है किसी की चीज़। आप ये कहें कि नहीं उससे स्ट्रेस हो जाएगा, वो जी कोई भी, बस सोशल ड्रिंकिंग है, पर कितना भी अमाउंट ऑफ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ इन माय ओपिनियन। नहीं है रिलैक्स कर देता है, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग है, पर स्लोली उसके भी सोशल इम्प्लीकेशन है। मैं सब लोगों को ये बोलता हूँ कि वो स्टार्ट तो धीरे धीरे एक सोशल ड्रिंकिंग से ही होती है, पर धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और आपको नहीं पता चलता व्हेन टू स्टॉप दैट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द ईयर्स, देन यू विल बिकम हैबिचुअल। उसके भी अपने नुकसान है। इन एनी द थिंग इज कि इन मेडिकल साइंस या कोई भी डॉक्टर आपको यही है कि स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, दैट इज द डिक्टम। तो मतलब जिसको आपने मसल रिलैक्सेंट सोच के शुरुआत में लिया जी, वो बाद में अगर आप अल्कोहल डिपेंडेंट हो गए जी, तो आपके ब्रेन को नुकसान करेगी। डेफिनेटली अल्कोहल का जो वर्क ही है वो ब्लड से ब्रेन में एब्जॉर्ब होना, ब्रेन से न्यूरॉन पे एक्ट करना, तो वो जो मसल रिलैक्सेंट है वो ब्लड, ब्रेन में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना हिंदी में बात करते केमिकल्स, लोचा या कुछ न्यूरोट्रांसमीटर, मेडिकल टर्मिनोलॉजी वी यूज टू कॉल देम न्यूरोट्रांसमीटर। तो जो अल्कोहल का एक्शन है वो उनके ऊपर काफी ज्यादा होता है, और उन न्यूरोट्रांसमीटर के बाद ही देन यू विल फील लाइक ए मसल रिलैक्सेंट, जो आप बात कर रहे हैं, बहुत रिलैक्स फील करते हैं, पर इन लॉन्ग टर्म यस दैट इज इंजरियस टू हेल्थ, दैट इज फॉर श्योर। ब्रेन के केस में जब भी हम सुनते हैं टर्म आती है ट्यूमर, जी, ये मेडिकल टर्म है, आसान भाषा में लोग इसको किस तरह से देखते हैं? क्या कोई भी गांठ है उसको ट्यूमर बुलाया जा सकता है? वही बताता हूँ,
अब डेली टू डेली है। जैसे ही आप ये समझिए कि कोई भी, जैसे आप पहले हेडेक से बात करते हैं कि कोई भी पेशेंट आया, वो कह रहा है कि 10, 12, 15 दिन से कंटिन्यूस हेडेक है, तो अगर 1 से 2 हफ्ते से उसको कंटिन्यूस हेडेक है एंड हिज नॉर्मल रूटीन, मैं ये कहता हूँ जो नॉर्मल रूटीन और हैबिट से नॉर्मल लाइफ इफेक्ट हो रही है, देन वी यूज टू प्रिस्क्राइब देम आइदर MRI और CT स्कैन डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी। और अगर उसमें कुछ आ जाता है तो देन जैसे ही है, आप किसी भी कॉमन मैन के लिए आप समझिए कि बोलना कि ब्रेन में गांठ है, अभी मैं ट्यूमर के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले हम गांठ के बारे में बात करेंगे, कोई भी है तो यूजुअली आप ये समझिए कि सामने वाले का रिएक्शन ही ऐसे कि नाउ इट्स ओवर। किसी को भी आपने ब्रेन में कह दिया कि आपके ब्रेन में गांठ है, देन उसके लिए उसी द मोमेंट, एट दैट वेरी मोमेंट, नाउ द पेशेंट विल स्टार्ट लाइक कि नाउ लाइफ इज ओवर। इट्स नॉट लाइक दैट। इसीलिए मैं यूजुअली आज जब भी हम आपसे बात कर रहे हैं, आज भी मैं 3 ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स को एडमिट करके आ रहा हूँ। आज हमने एक सर्जरी भी करी है, कल भी 2 सर्जरीज हैं। तो पहले मैं वो गांठ और ट्यूमर का डिफरेंशिएशन करेंगे। गांठ हिंदी में बात करते हैं, ट्यूमर इज इंग्लिश। पर द थिंग इज कि वेदर एवरी गांठ एंड एवरी ट्यूमर इज कैंसरस, नो, आई वुड से बट एवरी गांठ इज ट्यूमर। एवरी गांठ एंड ट्यूमर इज इंग्लिश वर्ड, गांठ इज हिंदी वर्ड, एक ही बात है। पर मैं ये कहूँ ये दोनों शब्द ऐसे हैं कि हाँ, एवरी गांठ और ट्यूमर इज कैंसरस, देन आई वुड से नो। तो एकदम से कोई भी आपको या किसी से भी पता, यूजुअली बहुत सारे लोग हैं, वो लोग हमारे पास सेकंड ऐसे ओपिनियन या सेकंड थॉट के लिए, या जैसे कहीं किसी ने रेफर किया होता है कि आप जाके आपके ना ब्रेन में ये मिला है, आप उनसे एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए। तो मैं ये कहता हूँ कि पहले हर गांठ कैंसर नहीं है, हर ट्यूमर कैंसर नहीं है। कैंसर तो एक लास्ट स्टेज है और उसके लिए पहले काफ़ी सारी टेस्ट हैं। और मैं कहता हूँ आजकल हम ब्रेन के केस में तो आपको अनटिल अनलेस जब तक हमने सर्जरी करके उस गांठ को नहीं निकाल दिया है और उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट नहीं आई है, तब तक आप 100% नहीं कह सकते कि वो कैंसर है। तो इसीलिए कोई भी गांठ, कोई भी ट्यूमर के बारे में एकदम से आपको जजमेंटल नहीं हो जाना है कि भाई इट इज कैंसर। फर्स्ट जाइए, एक्सपर्ट लाइक न्यूरोलॉजिस्ट, वेदर न्यूरोसर्जन, गो कंसल्ट देम, दे विल डिसाइड कि वो क्या है, दे विल टेल यू। जैसे मैं बताता हूँ कि छोटे बच्चे भी आ जाते कई बार, वो हेडेक है तो गांठ हो गई, गांठ में भी हम ट्यूमर में भी डिवाइड करें तो इट इज लाइक ब्रेन बिनाइन एंड कैंसरस। बिनाइन मीन्स कि वो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, बिनाइन पैथोलॉजी, वो गांठ है वो उतनी ही रहेगी, वो कहीं फैलेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं। तो आपको अब डिसाइड करना है, डॉक्टर को, ट्रीटिंग डॉक्टर को डिसाइड करना है कि वेदर वी नीड टू रिमूव दैट और नॉट। अलग अलग डिफरेंशिएशन रहते हैं। कुछ गांठ हैं उनका साइज बड़ा होता है पर वो कैंसरस नहीं है। इट इज लाइक हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कि यूजुअली 2 से 3 सेंटीमीटर से छोटी गांठ के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, आपको रेगुलर फॉलोअप रखना है। इफ दैट गांठ, दैट ट्यूमर इज इंक्रीजिंग इन साइज, देन यू नीड टू रिमूव दैट। If not, it is stable and it is not causing anything, any symptoms, then that is benign. You need not to worry. Just you have to follow up with your doctor. Those tumor या गांठ more than 3 centimeter, वो है, means that 3 centimeter is a very significant size and it is causing the pressure over the brain. Then you need to intervene. Means we have to remove that. Because that pressure is causing the headache. And that pressure and headache is bothering the patient. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जैसे आपने कहा कि हर गांठ कैंसरस नहीं होती, कुछ बिनाइन है, कुछ मेलिग्नेंट है, पर क्या ये संभव है कि 2 से 3 सेंटीमीटर से छोटी है लेकिन बिनाइन नहीं है, कैंसरस हो सकती है? Yes. ऐसा हो सकता है। तो साइज से ज्यादा वो कैसी गांठ है, कैसी, ये मैटर करता है। और आजकल मैं सब लोगों को ये बोलता हूँ कि वी आर इन वेरी टेक्नोलॉजी वाला एरा है हमारे पास। पहले बिफोर 20-30 ईयर वी डोंट हैव द 3 टेस्ला MRIs, कॉन्ट्रास्ट MRIs, ये सब नहीं था। तो अब इजीली किसी भी गांठ के, यूजुअली मैं अपने आप या कोई भी, एनी गुड सर्जन, एनी गुड न्यूरोलॉजिस्ट, एनी गुड प्रोफेशनल हु आर डीलिंग विद दीज थिंग, 99% they can tell you by the seeing the MRI and films कि this is like that. Final they will tell after surgery, after removing, after biopsy. तो size important benign के केस में है। अगर इफ इट इज ए कैंसरस लाइक 1 सेंटीमीटर की भी है और टाइमली पता चल गया है, मैं अभी आऊंगा उस वाले पॉइंट पे आपके,
तो आपको यू नीड टू इंटरवीन द बेस्ट, बिकॉज इफ इट इज कैंसरस तो जो हम ये कहते हैं कि टाइमली ट्रीटमेंट ऑफ एनी कैंसर और एनी गांठ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्रेन, एनी एवरीवेयर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो स्टेजेस रहती हैं जो स्टेज 1 2 3 4, तो बहुत सारी डिजीज अब इंडिया में है कि इंडिया में पीपल यूज टू इग्नोर द हेडेक, जो एक कहे ना कि भाई रूरल बैकग्राउंड है यार, यूजुअल सिरदर्दी। यूजुअली मेरे पास तो जो कैंसरस ट्यूमर वाले केसेस हैं वो यूजुअली हमारे पास इमरजेंसी में एज ए केस ऑफ सीजर्स, एज ए केस ऑफ अनकॉन्शियस, लाइक वो बेहोश हो गए हैं, लास्ट बिल्कुल एंड स्टेज में आए हैं, देन वी हैव डन द एमआरआई एंड देन वी फाउंड कि पेशेंट इज हैविंग ए ह्यूज 5 to 7 सेंटीमीटर ऑफ ट्यूमर। नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू ट्रीट दैट। और सेम केस में कोई एक वेल एजुकेटेड है, देन he or she is well, like she's having headache since last 2 weeks and they came to us and we have done the MRI and there is a tumor that is 1 centimeter. I'm not talking about benign. 1 centimeter और 5 centimeter में तो बहुत फर्क हो गया। तो आप वो 1 centimeter वाला ट्यूमर है, उसका एक बहुत अच्छा और सफल इलाज संभव है। तो टाइमिंग, साइज, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, सिम्टम्स इज इम्पोर्टेंट एंड टाइमली इंटरवेंशन। एक चीज मैं डॉक्टर साहब समझना चाह रही हूँ, जैसे आपने कहा कि शुरू में हम डिपेंडिंग अपॉन एमआरआई कराते हैं या सीटी स्कैन कराते हैं ये देखने के लिए कि कहीं कोई गांठ तो नहीं है। अब आपको गांठ दिख गई तो क्या एमआरआई में और सीटी स्कैन में ये भी पता चल जाएगा कि इस गांठ की बायोप्सी करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए? यस, ये आपको वो टेस्ट बता देते हैं। यस। यूजुअली बायोप्सी या जो भी हम सर्जरी कहें, आप ब्रेन की सर्जरी, ब्रेन में सब लोगों को कहता हूँ ब्रेन से कुछ ही सर्जरी हैं जो बड़ी सर्जरी और सीरियस सर्जरी है, दैट इज ब्रेन सर्जरी इज वन ऑफ देम। तो ब्रेन सर्जरी का डिसीजन आप तभी लोगे जब आपको एमआरआई पे व्हेन यू आर लाइक कि यस वी नीड टू इंटरवीन एंड दिस गांठ, दिस ट्यूमर, this can be malignancy and you have to remove that and you have to confirm it by the biopsy so that आगे के लिए अगर वो malignant है और आपने टाइमली इंटरवीन कर दिया है तो आगे का भी ट्रीटमेंट, लाइक आजकल जो ब्रेन ट्यूमर्स हैं और दोज हु आर मैलिग्नेंट तो उनके लिए कीमो रेडिएशन की जरूरत पड़ती है। तो इट शुड नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन, इट शुड नॉट इंक्रीज इन द साइज। तो ये सब चीजें रहती हैं, तो टाइमली इंटरवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर सिर में गांठ है, छोटा साइज है और स्कैन ये बता रहा है कि कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो बिना निकाले भी काम हो जाएगा और बिना बायोप्सी के भी काम हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। गांठ में मैं आपको बहुत सारी चीजें रहती है, लाइक अब मैं ये कहता हूँ कि छोटा मोटा ना मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऐसा रहता है, कई बार आजकल लोग आ जाते हैं, सिस्ट रहता है, सिस्ट इज ऑल्सो ए गांठ, एक CSF का एरेक्नॉइड सिस्ट रहता है, समटाइम इट इज लाइपोमा, समटाइम इट इज श्वेनोमा, दिस मैं आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, ये सब बिनाइन कंडीशंस है। तो इन सब केसों में एकदम से आपको सर्जरी का डिसीजन नहीं लेना है, बहुत सारे केसों में तो सर्जरी की जरूरत नहीं भी पड़ती है। फिर मैं अभी आऊँगा, एक लेटेस्ट अभी ट्रीटमेंट अवेलेबल हुआ है विदाउट सर्जरी, लाइक जो भी बिनाइन कंडीशन है जिनमें आपको बायोप्सी की जरूरत नहीं है एंड यू आर श्योर कि दैट ट्यूमर और गांठ इज नॉट कॉजिंग द प्रेशर और सिम्टम्स या डैमेज टू ब्रेन। आजकल यूजुअली रेडियो सर्जरीज के अलग अलग नाम है, जैसे गामा नाइफ सर्जरी, साइबर नाइफ सर्जरी, ये सब प्रोटोन थेरेपी, ये बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो हम उस छोटी वाली गांठ जो कि हमें मैलिग्नेंट नहीं लग रही है और बिनाइन है और वो लगेगा कि इन फ्यूचर अगर वो बढ़ सकती है तो हम उसके द्वारा भी बिना सर्जरी के इलाज संभव है। ओके। अब दूसरी बात ये है कि अब कोई ट्यूमर है, एक तो साइज की आपने बात की, उसके अलावा वो ब्रेन में कहाँ पर है इससे भी फर्क पड़ेगा। दैट इज द मोस्ट, ये अब आपने सर्जन वाली क्वेश्चन पूछा है। थिंग इज की लोकेशन फॉर न्यूरोसर्जन्स, लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है, यूजुअली इट इज लाइक ए स्फेरिकल स्ट्रक्चर, आउटसाइड एंड इनसाइड। बहुत सारे ट्यूमर्स ऐसे हैं कि जो ब्रेन के इनसाइड होते हैं। ब्रेन अलग अलग कंपार्टमेंट्स, अलग अलग एरियाज में डिवाइडेड है मेडिकली, मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर दोज ट्यूमर्स आर आउटसाइड, benign, they are causing very less damage to brain, they are causing very less damage to patient and they are easy to treat. Those brain tumor या गांठ जो भी, those are in the middle, like मैं कहूँगा कि बहुत सारे ब्रेन के ऐसे है, एक एरिया रहता है थैलेमस, बेसल गैंग्लिया, ब्रेन स्टेम, pons, medulla, ये सब these are very important structure and they are very necessary for the
लाइफ। अगर वहाँ पे वो ट्यूमर हो जाते हैं देन दोज आर ट्यूमर्स आर वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट एंड उनका लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस भी बहुत अच्छा नहीं होता। ओके। अगर किसी इंसान को ट्यूमर है तो उसे एक ही लक्षण होगा सिर दर्द का या कुछ और भी लक्षण आ सकते हैं? ऐसा नहीं कह सकते। फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन कॉज इज हेडेक। हेडेक यूजुअली क्यों होता है? हेडेक ब्रेन की एक लेयरिंग होती है ड्यूरा, ब्रेन की बहुत सारी लेयर है, एक आउटर मोस्ट लेयरिंग इज ड्यूरा मैटर। कोई भी कारण है जिसकी वजह से ब्रेन में प्रेशर बढ़ रहा है जी। दैट प्रेशर कॉजेज स्ट्रेचिंग ऑफ ड्यूरा एंड स्ट्रेचिंग ऑफ ड्यूरा कॉजेज द हेडेक। तो आपने जैसे तो फर्स्ट मोस्ट कॉमन इज हेडेक, यूजुअली 99% लोग हेडेक। दूसरा वॉमिटिंग या नोजिया, नोजिया लाइक हेडेक है और यूजुअली हेडेक के साथ वॉमिटिंग हुई और वॉमिटिंग हुआ तो वो हेडेक रिलीफ हो गया, ऐसे एक साइकिल है। थर्ड वन इज लोग बोलते हैं कि उनका रोशनी, मुझे सर धुंधला दिख रहा है, मुझे आजकल कुछ समय से दिखने में प्रॉब्लम हो गई है। तो धीरे धीरे क्या ब्रेन में जब प्रेशर बढ़ता है तो आंखों की नसों पे भी स्ट्रेचिंग होती है तो उससे विजन भी इफेक्ट होता है। फोर्थ वन इज द सीजर, जैसे दौरे आना, मिर्गी के दौरे आना बोलते हैं। मिर्गी के दौरे आना यूजुअली हमारे पास आते पेशेंट की सर कल मुझे मिर्गी का दौरा आया। देन मिर्गी का दौरा, वन एपिसोड ऑफ मिर्गी का दौरा या सीजर इज ए अलार्मिंग साइन, रेड फ्लैग साइन एंड यू नीड टू इन्वेस्टिगेट। अब ये भी हो सकता है कि 20, 25, 30 साल की उम्र में कभी नहीं आया। हाँ, फर्स्ट क्योंकि ट्यूमर बन गया, फर्स्ट देन अगेन कम्स द कि पेशेंट को सडनली धीरे धीरे हेमीपेरेसिस मतलब लोकल लैंग्वेज या हिंदी में बोले लकवा मारना कि सर मेरे एक तरफ वेदर इट इज राइट और लेफ्ट, एक तरफ के हाथ पैरों की कमजोरी हो गई है, उसके साथ आ रहे हैं, देन दैट इज ए अलार्मिंग साइन। कुछ लोग बहुत ही अगर इन सब सिम्टम्स को बहुत डिले करते हैं और नेग्लेक्ट करते हैं तो यूजुअली कभी कभी हमारे पास पेशेंट आते हैं कि सर सडनली हम आज सुबह बाथरूम में गिर गए या मेरी मदर फादर या फैमिली मेंबर बाथरूम में गिर गए, दे बिकम अनकॉन्शियस एंड देन दे केम टू इमरजेंसी, वी हैव डन द CT MRI एंड देन वी फाउंड देयर इज ए ट्यूमर and she or he was neglecting those symptoms. इस लक्षण के साथ भी सीधे आ सकते हैं? Yes, ऐसा होता है जी यूजुअली। आजकल द थिंग इज धीरे धीरे ये चीजें कम हो रही है, पहले काफी होती थी कि क्योंकि रिलक्टेंसी ऑफ द हेडेक, वॉमिटिंग, चक्कर आना, हाथ पैरों की कमजोर होना, के पास कौन जा रहा है, ये सब चीजें नेग्लेक्ट हो जाती है तो लेटर स्टेज पे बहुत बार होता है कि पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में अनकॉन्शियस कंडीशन में आ गया और देन फिर हमें इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी। ओके। किस एज ग्रुप में आप देखते हैं कि ट्यूमर्स के साथ पेशेंट आ रहे हैं? कोई खास एज ग्रुप या जेंडर ऐसा कुछ है? एज ग्रुप है, द थिंग इज कि अलग अलग टाइप के अलग अलग स्टेजेस के ट्यूमर अलग अलग हैं। जैसे हम कहते हैं, हम यूजुअली मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पीडियाट्रिक, एडल्ट, एज ऐसे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो बच्चों के बारे में बात करते हैं पीडियाट्रिक ट्यूमर्स बोलते हैं। होते हैं? हाँ होते हैं। कॉमन है? यस, बहुत कॉमन नहीं है पर यस होते हैं। अच्छा। बच्चों में ब्रेन ट्यूमर यूजुअली हमारा जो ब्रेन को हमने दो चीजों में डिवाइड किया हुआ है कि फोसा रहता है, पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर, एंटीरियर फोसा ट्यूमर, मिडिल क्रेनियल फोसा, ऐसे दीज है। तो बच्चों में यूजुअली हम ऐसे मेडिकल में है कि पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर्स लाइक पीछे वाला, हम यहाँ कहते हैं ना, जो हिंदी में कहते हैं छोटा दिमाग, वहां पे बच्चों में यूजुअली पोस्टीरियर फोसा के ट्यूमर बहुत ज्यादा कॉमन है जो भी ट्यूमर बच्चों में होते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर, अब अभी बात करेंगे कि वो ज्यादातर फ्रॉम द जेनेटिक म्यूटेशन एंड चेंजेस पर्टिकुलरली उनकी वजह से होते हैं। और जो भी बहुत सारे जर्मिनल ट्यूमर्स बोलते हैं हम, बहुत सारी अलग अलग क्लासिफिकेशन, इट्स ए लॉन्ग लिस्ट, तो वो मेडिकल उसके लिए इम्पोर्टेंट है। पर हाँ, बच्चों में जो ट्यूमर्स होते हैं देखा गया है कि वो 2000 पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर्स। एडल्ट एज ग्रुप है उनमें ये एंटीरियर क्रेनियल या मिडिल क्रेनियल फोसा बोलते हैं जो वो है, उसमें भी देन डिफरेंशिएशन होता है अलग अलग। कि आजकल जो मोस्ट मैं कहूँ सबसे खराब, मैं यूजुअली बोलता हूँ कि ये ट्यूमर किसी को भी ना हो और किसी को भी ना हो, ऐसे ग्लायोमास, ग्रेड 4 ट्यूमर्स है, ग्लायोब्लास्टोमा। तो ये ग्रेड 4 ट्यूमर्स एडल्ट एज है या ओल्ड एज, और इन इंडिया तो 40, 50, 60 एज जो ग्रुप है उसमें मोस्ट कॉमनली जो मैलिग्नेंसी वाला ट्यूमर है दैट इज कॉल्ड द GBM, और वो ही मेनली मिलता है। तो इस एज ग्रुप में फिर अलग अलग है, एस्ट्रोसाइटोमास है, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमास है, ये सब अलग अलग क्लासिफिकेशन है। ये भी अडल्ट और 50, 60, 70 ग्रुप एज ग्रुप में मिलते हैं।
एक बार कोई पेशेंट आपके पास आया, ट्यूमर आइडेंटिफाई हुआ, एक गांठ आइडेंटिफाई हुई, तो पहले तो उसको ये भरोसा दिलाया जा सकता है कि सिर्फ दवाओं से भी तुम्हारा इलाज हो सकता है। हाँ मैडम, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, मेनली कि उस पेशेंट का ट्यूमर का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, इट डिपेंड ऑन द MRI फाइंडिंग्स। इफ इट इज बिनाइन, लाइक मैं कहूँ बहुत ही जैसे अब 0.5 सेंटीमीटर का कुछ बिनाइन सा सिस्ट है, लाइक सिस्टिक एरेक्नोइड सिस्ट होता है, उसको हम हिंदी में कहते हैं पानी की गांठ हो गया, तो लोग उसको भी ट्यूमर समझ लेते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ नो नीड टू वरी, आपको इसके बारे में चिंता नहीं करनी, जब तक ये प्रेशर नहीं कर रहा, बस आप रेगुलर साल 6 महीने में MRI कराइए, फॉलोअप लीजिए। फिर कुछ अलग ट्यूमर्स होते हैं, लाइक श्वेनोमास होते हैं, वेस्टिबुलर श्वेनोमास बोलते हैं, न्यूरोफाइब्रोमास होते हैं, लाइपोमास होते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो ये बिनाइन कंडीशन है, ये डिपेंड करता है कि उसका साइज कितना है और वो पेशेंट को कितनी तकलीफ और सिम्टम दे रहा है और उसके फ्यूचर में बढ़ने की कितनी संभावना है। उस स्टेज पर आप उसको दवाएं दे सकते हैं। दवाएं दे सकते हैं, हाँ, इलाज है। अगर फर्स्ट इंसिडेंस में आपको वो कैंसरस या मैलिग्नेंसी लग रही है तो देन वी नीड नॉट टू वेट, फिर तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही बदल जाएगा। पर यूजुअली जो ये मैं सिस्ट और बिनाइन बोल रहा हूँ आजकल, और अगर फिर भी दवाइयाँ देने के बाद भी कंसिस्टेंटली अगर उसका साइज उतना ही है या थोड़ा बहुत भी बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैंने आपको जैसे ही बोला था, एक 2 to 3 सेंटीमीटर का एक जो ब्रैकेट है, उन वाले ट्यूमर्स के लिए आजकल बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। जैसे मैंने आपको बताया, हम गामा नाइफ सर्जरी, रेडियो सर्जरी, साइबर नाइफ सर्जरी, हम उस गांठ को, ट्यूमर को बिना सर्जरी के रेडिएशन से भी ठीक कर सकते हैं। तब उसमें ब्रेन को खोलने की ऑपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जी बिल्कुल। तो पहली तो राहत की बात यह है कि ट्यूमर का नाम सुन के डरना नहीं, दवाओं से भी इलाज है, बिना खोले भी इलाज है। फिर जैसे आपने कहा कि हर गांठ कैंसरस हो, ये जरूरी नहीं है। एक बात आपने कही डॉक्टर साहब कि एक बार कोई सिस्ट सा भी दिखा, छोटा सा भी, तो आप उस पेशेंट को ही कहते हैं कि साल 6 महीने में तुम एक बार अपना स्कैन रिपीट करें, जिसमें मेरा ख्याल आप ये देखेंगे कि साइज तो नहीं बढ़ा उतना ही यूजुअली। और बहुत सारी चीजें, तो एक टर्मिनोलॉजी आजकल बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास है, एरेक्नोइड सिस्ट। एरेक्नोइड सिस्ट इज नथिंग, कुछ नहीं है, एक CSF की एक लेयर होती है जो हमारे ब्रेन में एक नॉर्मल फ्लूइड रहता है, उसका एक कलेक्शन हो जाता है। तो कभी कभी थोड़ा प्रेशर सिम्टम्स करता है, पर जिन लोगों को उस चीज के बारे में ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, तो देन दे यूज टू कम इन दैट एंड दे यूज टू बॉदर दैट। वो रिपोर्ट पढ़ लेते हैं, जैसे कहते हैं ना गूगल वाले डॉक्टर बन जाते हैं, तो वो आप उसके बारे में पढ़ के पहले से ही पढ़ के आते हैं, सर ये ऐसे ऐसे हो गया, डर गया। तो मैं उन लोगों को कहता हूँ नीड नॉट टू वरी, इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी। ये बात सच है कि इंटरनेट की जानकारी डराती ज्यादा है? मैम नहीं, इंटरनेट की जानकारी मैम यस ठीक है, मैं उनको सब लोगों को यही कहता हूँ कि आप देखिए, जानकारी लीजिए, पर यू आर नॉट द एक्सपर्ट। आप एक्सपर्ट नहीं है इसका भी मैं सब किसी को एग्जांपल देता हूँ, लाइक आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए न्यूरोसर्जन, तो आई एम एक्सपर्ट ऑफ द ब्रेन। If you will ask me neuro thing, brain thing, then I will make it clear. But if someone asks me about the computer things, जैसे मैं I am not the expert of computer, you are more expert than me, तो आप उस चीज के बारे में कमेंट करेंगे तो I have to accept your opinion. सेम थिंग लाइक आप गूगल है, जानकारी लीजिए, गूगल सब करने वाले, हम भी जो चीज मुझे नहीं पता है उसके बारे में गूगल करते हैं। तो पर ये नहीं है कि वो आप जो भी उस चीज का, उस फील्ड का एक्सपर्ट है, आप उससे ओपिनियन लीजिए और डोंट बी जजमेंटल। पहले से आप एक अपना नजरिया और जजमेंटल नहीं बनाइए। हाँ, आजकल जो ये मल्टीपल जो गूगल या मैं कहूँ कि 1 से 2 से 3 है, उन सब चीजों में न्यूरो के पेशेंट्स में क्या है, जो प्रीशियस टाइम है हमारा वो डिले होता है, ट्रीटमेंट डिले होता है। फाइनली दे हैव टू डू द ट्रीटमेंट, पर वो कभी कभी इस टाइप की जानकारी जब आपको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है तो भ्रमित करती है। तो भ्रमित नहीं होना है, ज्ञान बढ़ाना है, पर भ्रमित नहीं होना। बिल्कुल। क्या ये बताया जा सकता है कि किस वजह से ट्यूमर बनते हैं या किन लोगों में ट्यूमर बनने के चांसेस ज्यादा हैं? अब मैम ब्रेन ट्यूमर्स के लिए तो ये सबसे ज्यादा एक सस्पेंस वाला क्वेश्चन है। और मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा मेडिकल साइंस भी अभी इतनी चीजें नहीं कर पाई है कि कॉज, पर मोटा मोटी जो हम ये कहते हैं 2-3 फैक्टर है मेनली। फर्स्ट फैक्टर है कि म्यूटेशंस, जो बहुत सारी रिसर्च ब्रेन ट्यूमर पे हुई है, और वो भी कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज इज द जीन म्यूटेशन। हमारी बॉडी में, ब्रेन में, न्यूरॉन में अलग अलग जीन्स होती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द म्यूटेशन ऑफ दोज जीन कॉजेज द कैंसर जैसे आप कोई भी टिश्यू बॉडी का जो कि मल्टीप्लाई होने लगे अपनी स्पीड से ज्यादा, दैट इज कॉजिंग द हार्म टू
दैट सेल ऑल्सो एंड अदर सेल ऑल्सो, दैट इज कैंसर. तो जीन म्यूटेशन देखा गया है कि इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन. अब मैं कहूंगा कि व्हाट इज द कॉज ऑफ जीन म्यूटेशन, इसके बारे में भी बहुत ज्यादा अभी अनएक्सप्लेन्ड है कि ऐसा टॉपिक क्यों ऑफ रिसर्च. सेकेंड थिंग, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं कहूँगा अभी साइंटिफिकली बहुत प्रूवन नहीं है, पर यस, पोल्यूशन इज वन ऑफ द, इन फ्यूचर उसके बारे में अभी चल रहा है. मैं कहूँ हाँ, पोल्यूशन की वजह से, कोई भी पोल्यूशन है, मैं ऐसे पर्टिकुलरली हम दिल्ली एनसीआर में तो आई विल नॉट टॉक अबाउट द एयर पोल्यूशन, पर हाँ कोई भी पोल्यूशन है, वेदर दैट इज वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, पोल्यूशन कैन कॉज द जीन म्यूटेशंस ओवर द लॉन्ग टर्म एंड दैट कैन कॉज, एक फैक्टर है. थर्ड फैक्टर्स है कुछ ट्यूमर्स या कुछ देखा गया है बहुत रेयरली कुछ टाइप में जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक लाइक लीनिएज है कि पासिस थ्रू दिस, ये चीजें हैं. पर मैं कहूँ कि बॉडी के अदर ट्यूमर्स को कंपैरिजन में ब्रेन ट्यूमर्स में, तो अभी ब्रेन ट्यूमर्स में काफी रिसर्च होनी बाकी है. यानी अगर फैमिली हिस्ट्री है, परिवार में किसी को रहा है, तो नीड आपको टू बी रिस्क कॉशियस, ज्यादा यू है. नीड टू बी कॉशियस. साइंटिफिकली इट इज नॉट प्रूवन, पर इफ इट इज लाइक दैट, कई बार रहता है कि कुछ ट्यूमर्स है, कुछ म्यूटेशंस है, जैसे एक कुछ है, एक न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस डिजीज है, उसमें बहुत सारी बॉडी में अलग अलग जगह गांठ हो जाती है, वो एक जेनेटिक म्यूटेशन है, उसकी वजह से होती है. क्या कुछ लाइफस्टाइल की भी आदतें हैं जो दावत दे सकती हैं ट्यूमर जैसी समस्या को? इफ यू विल आस्क मी कैटेगोरिकली कि भाई यस, वेदर दे साइंटिफिकली इज देयर एनी रिलेशन विद द लाइफस्टाइल, तो आई वुड से नो. पर यस, लाइफस्टाइल ओवरऑल जो भी एक हेल्थ है, ओवरऑल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. और हाँ, हेल्थ लाइफस्टाइल से डायरेक्टली रिलेटेड है, पर ऐसा कहीं पे भी अभी प्रूवन नहीं है साइंटिफिकली कि हाँ लाइफस्टाइल या कहें कि drinking, smoking is directly related to any brain tumor particularly, I would say no. क्या शरीर में किसी तरह की डेफिशिएंसी हो, कोई विटामिन डेफिशिएंसी हो या कोई और समस्या हो, उससे भी ब्रेन पर असर पड़ सकता है? ब्रेन पे असर पड़ता है मैडम, पर मैं कहूँ कि हाँ ट्यूमर से कोई रिलेशन है तो नहीं. ठीक है. ब्रेन पे लाइक आपको मल्टीपल, कोई भी ब्रेन है, कोई भी सेल है बॉडी का, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत सारी चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स. ब्रेन हेल्थ, न्यूरॉन्स के लिए पर्टिकुलरली कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन है, लाइक फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज विटामिन B12 जी, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन. क्या लिंक है इसका ब्रेन से? दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट द फंक्शनिंग के लिए. न्यूरॉन जो ब्रेन भी क्या है, ब्रेन तो एक बड़ी टर्मिनोलॉजी है. ब्रेन इज ए बंच ऑफ न्यूरॉन्स, बहुत सारे मिलियन बिलियंस न्यूरॉन्स टुगेदर मेक्स द ब्रेन. तो वो जो न्यूरॉन का वर्किंग है, उस वर्किंग के लिए वो बहुत ही मॉलिक्यूलर लेवल पे चीजें हैं, उनकी प्रॉपर, जैसे मैं तो कहूँगा, चलो कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं, जैसे कि विटामिन्स लाइक विटामिन B12 और कैल्शियम, आयरन, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, एक ओमेगा फैटी एसिड्स, दीज आर, ये सब चीजें क्या बनाते हैं, न्यूरॉन की ओवरऑल हेल्थ. और एक न्यूरॉन को कैसे बनता है, न्यूरॉन एक वर्ड होता है माइलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूरॉन. और ये माइलिन बनाने के लिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, वो बहुत ज्यादा. तो उन सब विटामिन्स की डेफिशिएंसी में यस, ब्रेन की हेल्थ ओवरऑल और न्यूरॉन की हेल्थ पे फर्क पड़ता है. यानी अगर आप अपनी दिमाग की सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं तो आपके ये हेल्थ पैरामीटर्स ठीक होने चाहिए. डेफिनेटली. और अगर B12 जैसी डेफिशिएंसी भारत में बहुत कॉमन देखने में आती है, तो फिर सप्लीमेंट्स ले लेने चाहिए. यस, वी नीड टू. बहुत सारे B12 की डेफिशिएंसी से तो बहुत सारी ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड और इवन मैं कहूँ नर्व्स की जो कंडक्शन है, बहुत सारे छोटे छोटे जो कॉमन लोग आते हैं, बोलते हैं सर हमारे हाथ पैर में झंझनाहट होती है, सुनपना होता है, तो यूजुअली दिस इज वन ऑफ द सिम्टम्स कि कहीं पे भी और प्रॉब्लम नहीं है, तो माइट बी द विटामिन डेफिशिएंसी कैन कॉज दिस थिंग. अच्छा. यस. कुछ लोग डॉक्टर साहब मैग्नीशियम लेते हैं. आजकल बड़ा पॉपुलर हो गया है कि नींद अच्छी आएगी, मैग्नीशियम ले लो. क्या रोल है, और आप कितने केस में अपने मरीज को कहते होंगे कि हाँ भाई तुम मैग्नीशियम ले लो? नहीं, वो ये है कि द थिंग आई वुड से कि यस, मैग्नीशियम इज वन ऑफ द फैक्टर. जो ब्रेन, जैसे हम विटामिन है, तो वो ये मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, दिस इज गुड. मतलब आपके वो बिल्कुल उनका लेवल ठीक है, तो देन यू विल नॉट डेवलप एनी डेफिशिएंसी. बट इफ यू विल आस्क मी साइंटिफिकली कि इज देयर any relation between the magnesium and the sleep, then I would say no. Magnesium, vitamin B12, vitamins, minerals are good for the neuron health. That is good. Magnesium की deficiency नहीं होनी चाहिए. पर if you will ask me, yes, कि whether
particularly magnesium is directly related to your sleep and brain health, then I would say scientifically अभी ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है. In future रिसर्च में कुछ मिला तो then it तो is. क्या कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो ये बता सकें कि हमारा जो ब्रेन है वो सेहतमंद रहेगा? एक नॉर्मल इंसान अपने कौन से पैरामीटर्स चेक करा ले कि हाँ सब ठीक है? ब्रेन के बारे में मैडम यही है कि ऐसा कोई भी पैरामीटर नहीं है कि आप ये कहें कि भाई हम वो वाला टेस्ट करा ले और ओवरऑल ब्रेन की हेल्थ मिल जाएगी. आपके बारे में कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है. ब्रेन इज द पावर हाउस ऑफ द बॉडी. इफ योर ओवरऑल हेल्थ इज गुड देन योर ब्रेन इज गुड. और द थिंग इज कि मेरे से लोग पूछते हैं, जैसे आपने अभी मैग्नीशियम और उन सब के बारे में पूछा, तो मेरे से पूछते हैं लोग आते हैं कि सर हमें ना बस व्हाट इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर ब्रेन. एक टैबलेट लिख दी तो मैं उनको लिख के देता हूँ प्रिस्क्रिप्शन पे, गुड स्लीप इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर ब्रेन. इफ यू आर गेटिंग, ये बात सच है ना? यस दिस इज ट्रूथ. इफ यू आर गेटिंग ए साउंड स्लीप ऑफ 7 to 8 hours then your brain is healthy. You don't need any supplement, you don't need any tablet. And you are getting a 2-3 hour sleep, then your brain is not healthy, then your body is not healthy, and then you are asking me supplements, then it is not at all. And then no medicine will help you. No, not at all. नींद जो है वो ब्रेन के लिए सबसे अच्छी दवा है. ये बड़ी अच्छी बात बेस्ट आपने मेडिसिन लोगों को बताई. बीइंग ए डॉक्टर होके भी यही बोलूंगा कि इफ यू आर गेटिंग ए 7 to 8 hours of sound sleep is the best medicine for brain. आप रोजाना इतनी ब्रेन की सर्जरीज करते हैं डॉक्टर साहब, जी. कितने % केसेस में खोल के ही ऑपरेट करना पड़ता है और बहुत सारे केस अब मिनिमली इन्वेजिव हो जाते हैं? अब मैं यही कहूँगा मैडम, आज से 20 से 30 साल पहले जो होगी, एक अब वी आर इन 21 सेंचुरी, टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है तो ओपन ब्रेन सर्जरीज की ज़रूरत बहुत कम केसों में पड़ती है. आजकल न्यूरो नेविगेशन गाइडेड सर्जरीज लाइक पर्टिकुलरली उस हिस्से के बारे में आपको पता करने के लिए यू आर लाइक, जैसे अभी आजकल रोबोटिक सर्जरीज है तो ब्रेन के केस में वो न्यूरो नेविगेशन गाइडेड, दैट इज सॉर्ट ऑफ रोबोट इज देयर. यू विल लोकेट दैट लोकेशन, यू विल ट्रीट दैट लोकेशन, स्मॉल कट एंड योर प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व. तो टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है. और जो सर्जरीज 20 से 30 साल पहले, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, ब्रेन के बारे में भी है और आई एम ऑल्सो ऑपरेटिंग द स्पाइन सर्जरीज ऑल्सो, आई एम ए स्पाइन सर्जन ऑल्सो. तो एक आम धारणा है कि ब्रेन और स्पाइन की सर्जरी करने के बाद पेशेंट या मरीज ठीक नहीं होता. लोग डरते हैं सर्जरी कराने से, चाहे कुछ भी हो. वो मैं तो उन लोगों को मैं यही बोलता हूँ कि ये धारणा 30 साल पहले 40 साल पहले की धारणा थी. वही धारणा अभी चलती आ रही. तो फिर मैं कॉमन मैन जो लोकल आदमी या एक आता है मेरे पास ओपीडी में, तो मैं उनको समझाने के लिए मैं एक बहुत बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि 30-40 साल पहले आपके पास क्या मोबाइल था, तो वो कहता है नो. तो मैं उनको कहता हूँ मेरे पास भी नहीं था. फिर मैं कहता हूँ अभी आप यूज़ कर रहे हैं उस मोबाइल को? कि हाँ कर रहे हैं. तो मैं उनको कहता हूँ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी है. आप टेक्नोलॉजी है तो उसका यूज़ करिए, आपके लिए फायदेमंद है. ऐसे ही नेक्स्ट फिर मैं उनको ये कहता हूँ कि जो 30 साल पहले संभव नहीं था वो अब संभव है. तो आप अगर मोबाइल यूज कर सकते हैं तो सेफ सर्जरी, और सर्जरी के बाद बिल्कुल आप सेफली जैसी अभी कंडीशन में, ऐसा जितना ही मोबाइल को यूज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है उतना ही इस चीज के साथ भी सेफ और सफल न्यूरो सर्जरी संभव है. इसीलिए अब ब्रेन और स्पाइन की सर्जरी से डरने की भी जरूरत नहीं. नाउ आई यूज टू से कि ऑलमोस्ट 99%, आई वुड नॉट से 100%, 99% with this technology, with the latest gadget, माइक्रोस्कोप, और आजकल तो एंडोस्कोपिक चीज़ें भी बहुत आ गई हैं, न्यूरो नेविगेशन, न्यूरो मॉनिटरिंग, बहुत सारी चीज़ें. तो उन सब के साथ आजकल एक सफल न्यूरो सर्जरी या कोई भी सर्जरी करना भी, मैं तो कहता हूँ कि भगवान ना करे आपको ज़रूरत पड़े, पर अगर पड़ रही है तो उससे डरना नहीं है, मिसगाइडेड नहीं होना है और इल इन्फॉर्म्ड नहीं होना है, और टेक्नोलॉजी का आप फ़ायदा लीजिए और ये आगे बिल्कुल ठीक होगा सब. चलते चलते डॉक्टर साहब, ब्रेन फ्रेंडली हैबिट्स कुछ होती हैं क्या? ब्रेन फ्रेंडली, जैसा मैडम मैंने आपको कहा कि द बेस्ट मेडिसिन फॉर ब्रेन इज स्लीप. इफ यू आर एबल टू स्लीप फॉर 7 to 8 hours साउंड स्लीप, देन दैट इज द बेस्ट मेडिकेशन. ऑन अ लाइटर नोट, ज्यादा सोएंगे तो दिमाग ज्यादा अच्छा रहेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है. वो सबकी आदतें होती हैं, एक हमारी साइकिल होती है कि, पर हाँ साइंटिफिकली है कि यस 7 to 8 hours, कुछ लोग 6 घंटे में भी उतना फ्रेश फील करते हैं. जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, मैं अपना एग्जांपल है कि मेरी पूरी स्लीप पूरी हो जाती है तो नेक्स्ट डे आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक एंड फ्रेश.
तो मुझे सर्जरी करने में बहुत है। यूजुअली कभी कभी मुझे रात को भी सर्जरी करनी पड़ती है, तो नेक्स्ट डे आई फील लो। तो मैं कोई बीमार नहीं हूँ, पर मेरी बॉडी को अभी स्लीप नहीं मिली है, तो माई बॉडी इज लाइक फटिग उसमें। तो एक 7 to 8 आवर्स की जो एक है सबके, मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए, अगर वो स्लीप पूरी हो रही है तो देन योर ब्रेन इज हेल्दी, और उसका अपने आप एक अच्छी चीज है। उसके अलावा नींद तो हमने डिस्कस की है। हाँ, नींद। देन सेकंड है कि मैं ये कहूँगा कि यू रेगुलरली डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था, एक आजकल बहुत कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चल रहा है ब्रेन फॉग, लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, स्ट्रेस है, सब कुछ है। तो क्या मैं कंटिन्यूसली नाइट शिफ्ट चल रही है, बहुत लंबे समय से चल रही है, और मैं ना सर कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। मेरे पास आते हैं, मेरी नाइट शिफ्ट है, दिन में सोता हूँ, रात को जगता हूँ, और मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, पूरे दिन कंफ्यूज्ड ही रहता हूँ। तो उन सब चीज़ों को क्या है, तो आपकी जो हैबिट है, साइकिल, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हुई, देन फिर स्ट्रेस, थर्ड इज खान पान, मीन्स डाइटरी हैबिट्स। इन सब चीज़ों में देखा गया है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन भी बहुत कॉमन है। तो विटामिन लाइक जैसे मैंने आपको बोला, B12, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा फैटी एसिड, ये भी है। तो रेगुलरली आपको अगर ऐसा फील हो रहा है, तो यू नीड टू गेट चेकड एवरी 6 मंथली और ईयरली, और इफ इट इज देयर इज डेफिशिएंसी देन यू नीड टू टेक द सप्लीमेंट फॉर दैट। तो मोटे तौर पर जो बात हम समझ पाए हैं, वो इंसान जिसे 7 से 8 घंटे की चैन की सुकून की नींद आती है, उसके पास सबसे अच्छी मुफ्त की दवा है। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा सिरदर्द है जिसे आप अब तक इग्नोर करते आ रहे हैं, कोई ऐसा लक्षण है जो आपकी समझ से परे है, तो एक बार टाइम रहते डॉक्टर को दिखाने में कोई बुराई नहीं है। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। फिर भी कोई सवाल हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।